नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 26 जनवरी दूर नहीं है, 4 लाख ट्रैक्टर भी हैं। एमएसपी कानून पर टिकैत की चेतावनी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एमएसपी, किसान, पेगासस, महंगाई। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में गूंजे कई मुद्दे, बीच में उठकर चले गए आप सांसद संजय सिंह। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए की मीटिंग में सहयोगी दल की मांग, सीएए वापस ले सरकार, लोगों की भावनाओं का रखे ख्याल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। 26 जनवरी दूर नहीं है, 4 लाख ट्रैक्टर भी हैं। एमएसपी कानून पर टिकैत की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को केंद्र सरकार से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून लाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली में फिर ट्रैक्टर आंदोलन होगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने किसान नेता के हवाले से कहा, भारत सरकार को अपने तरीके सुधारने चाहिए और एमएसपी पर एक कानून लाना चाहिए, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है और 4 लाख ट्रैक्टर और किसान सभी हैं। इससे पहले दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा के बैनर तले आयोजित किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एमएसपी के समर्थक थे और किसानों के हितों की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून चाहते थे। टिकैत ने मोदी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर बहस से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, केंद्र को किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए एक कानून लाना चाहिए। कृषि और श्रम क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और हम उन्हें उजागर करने के लिए पूरे देश में यात्रा करेंगे। टिकैत ने मांग की कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता दी जाए। महापंचायत में आगामी सभी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान किया गया और अन्य मांगों के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया गया। इनमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग शामिल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एमएसपी, किसान, पेगासस, महंगाई। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में गूंजे कई मुद्दे, बीच में उठकर चले गए आप सांसद संजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई। इस बार बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सर्वदलीय बैठक को बीच में छोड़कर चले गए। बैठक के दौरान ज्यादातर विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई, किसानों, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाए जाने, बेरोजगारी, लद्दाख में चीन के अतिक्रमण सहित कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा किए जाने की मांग की। विपक्ष ने सरकार को रचनात्मक मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया। सरकार ने विपक्षी दलों को भरोसा दिया कि वो विपक्ष के सकारात्मक सुझावों पर विचार करने और नियमों के तहत अध्यक्ष एवं सभापति की अनुमति से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए की मीटिंग में सहयोगी दल की मांग, सीएए वापस ले सरकार, लोगों की भावनाओं का रखे ख्याल। जी हाँ दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर यानी कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले रविवार को एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक हुई। इसमें नेशनल पीपुल्स पार्टी की नेता अगाथा संगमा ने सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करने की मांग की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। इन कानूनों को निरस्त करने के पीछे लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है, लिहाजा मैंने सरकार से मांग की है कि अब सीएए को भी रद्द कर दिया जाए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह कदम उठाना चाहिए। एजेंसी के मुताबिक संगमा ने कहा कि सरकार की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने यह मांग अपनी पार्टी और पूर्वोत्तर के लोगों की ओर से की है, हालांकि इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, सीएम योगी के राज में पेपर लीक, यूपी के युवाओं की चिंता भी करेंगे आप। चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार को जमकर घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने फाफामो की घटना से लेकर यूपीटीईटी 2021 पेपर लीक के मामले को उठाया। उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक राज्य की कानून व्यवस्था की बात करते हैं। प्रयागराज में 4 दलितों की हत्या कर दी जाती है। प्रयागराज में एक दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाती है और राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे किए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में दलितों की हालत बहुत खराब स्थिति में है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रयागराज कांड पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यूपीटीईटी का पेपर लीक हो जाता है, इससे कानून व्यवस्था का अंदाजा लगता है। उत्तर प्रदेश के युवा कुछ भी कर सकते हैं। सरकार पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के केवल दावे करती है। सरकार को उत्तर प्रदेश के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। यह सरकार की नाकामी है। सरकार के लोग अपने चहेते लोगों को नौकरी देने के लिए पेपर लीक करते हैं। शिक्षा मंत्री जो कर रहे हैं उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास का घेराव होगा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पार्टी ने तय किया है, हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी क्रम में सबसे मुलाकात हो रही है। पहले भी मुलाकातें होती रही है। कुछ फाइनल हो जाएगा तब मीडिया को बता देंगे। जिनको डिमांड बतानी थी उनको बता दी है। जब डिमांड मान ली जाएगी तो मीडिया को बता देंगे। हम हिस्सेदारी चाहते हैं, ताकत चाहते हैं। मैं किसी कीमत पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, बीजेपी मुझे मुख्यमंत्री भी बनाए तब भी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वैक्सीन हो सकता है बेअसर, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत सरकार एक्शन में आ गई है और एहतियात के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में 30 से अधिक परिवर्तन मिले हैं। इसलिए इस बात का मूल्यांकन जरूरी है कि क्या इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन अप्रभावी है। गौरतलब है कि स्पाइक प्रोटीन की उपस्थिति पोषक कोशिका में वायरस के प्रवेश को आसान बनाती है और इसका संक्रमण पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कोरोना वायरस के नए स्वरूप में स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में 30 से अधिक उत्परिवर्तन हुए हैं और इसलिए यह संभव है कि यह शरीर के एंटीबॉडीज को भेदकर अपना संक्रमण फैला दे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी। वैक्सीन के प्रभाव का मूल्यांकन गंभीरता से होगा। नया वेरिएंट शरीर के एंटीबॉडीज को भेदने में सक्षम। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर कोरोना का यह नया स्वरूप वैक्सीन को बेअसर करके हमारे शरीर में प्रवेश करने में सक्षम है तो हमें यह देखना होगा कि भारत में प्रयुक्त होने टीकों की प्रभावशीलता कितनी है और उसका गंभीर मूल्यांकन करने की जरूरत है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आगे किस तरह की रणनीति बनानी है यह इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इस वायरस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं एकत्र करें। हालांकि अभी तक देश में इस नए वेरिएंट का एक भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात बरतने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को जरूरी बना दिया गया है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और जिस देश में यह नया वेरिएंट पाया गया है वहां से आने वाले लोगों को लेकर ज्यादा सतर्क रहें और उन्हें जांच की जाए। रिपोर्ट आने तक उन्हें आइसोलेट रखा जाए। उन्होंने कहा, साथ ही हमें सभी से ईमानदारी से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे तभी हम इस वायरस के प्रसार को रोक पाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का ऐलान, यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का पूरा कर्ज होगा माफ। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वारा ने शनिवार को लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के उद्घोष के साथ कहा कि भाजपा की नई खनिज नीति, किसानों की दुर्दशा, पानी की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई के चलते बुंदेलखंड का बुरा हाल है। प्रियंका ने दावा किया कि हम भाजपा की लूट वाली नीति को खत्म करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिज्ञा रैली में वादा किया, उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा और महिलाओं को साल में 3 घरेलू गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, कोरोना काल में आर्थिक तंगी के चलते बिजली बिल न जमा करने वालों का बिजली बिल भी माफ होगा। बुंदेलखंड के किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा कि बुंदेलखंड के संसाधनों पर बुंदेलखंड के लोगों का हक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बुंदेलखंड को छलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खाद की कमी के चलते बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दावा किया कि 2 सालों में 1500 किसानों ने आत्महत्या की। बुंदेलखंड के विकास के लिए काम करने का भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की तरह चुनावी बुंदेलखंड विकास बोर्ड नहीं बल्कि इसके लिए स्थायी बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनेगा। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के लिए हर साल विकास का बजट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महोबा में वीर आल्हा उदल के नाम पर एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने छुट्टा जानवरों के लिए छत्तीसगढ़ के मॉडल को लागू करने की योजना बनाई है और हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ मॉडल यहां लागू करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज मुंबई में किसानों की ललकार, मोदी सरकार पर चौतरफा दबाव की कोशिशें तेज। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन को देशव्यापी रूप देने और अन्य संगठनों को भी सरकार के खिलाफ एक मंच पर लाने की में जुगत अब किसान दिल्ली से मुंबई पहुंच गए हैं।
आज मुंबई के आजाद मैदान में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा एसएसकेएम के बैनर तले 100 से अधिक किसान संगठन शामिल होंगे। इस रैली को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता संबोधित करेंगे, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मुंबई पहुंच गए हैं। मीडिया को दिए अपने वक्तव्य में राकेश टिकैत ने कहा, किसानों और मजदूरों के विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। दिल्ली में आंदोलन में यहाँ से कैसे मदद की जाएगी, ये सब विषय रहेंगे। ये बैठकें हमें पूरे देश में करनी पड़ेंगी। महापंचायत में किसान कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। टिकैत के अनुसार किसान मजदूर महापंचायत में फसल संबंधित सभी मुद्दे, एमएसपी की मांग, स्वामीनाथन रिपोर्ट के कार्यान्वयन, बेरोजगारी और कई अन्य मुद्दों पर भी बात होगी। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों में फसल वापसी, एमएसपी को गारंटीकृत करने के अलावा बिजली संशोधन बिल को वापस लेना, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट से आपराधिक प्रावधानों को हटाना, डीजल, पेट्रोल और कुकिंग गैस की कीमत आधी करना और राष्ट्रीय संसाधनों के निजीकरण पर रोक लगाना भी शामिल है। गौरतलब है कि कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अनुरोध किया था कि वो प्रदर्शन खत्म करें और अपने अपने घर चले जाएं। उन्होंने कहा था, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद मुझे लगता है कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं किसानों और किसान संगठनों से निवेदन करता हूं कि वो आंदोलन खत्म करें, बड़े मन का परिचय दें और पीएम मोदी की जो घोषणा है उसका आदर करते हुए अपने अपने घर लौटें। कृषि मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार द्वारा एमएसपी पर कानून की हमारी मांग को स्वीकार करने के बाद ही हम घर जाएंगे और विरोध वापस ले लेंगे। हमारा जनवरी तक दिल्ली बॉर्डर में रहने का कोई इरादा नहीं है। यदि सरकार एमएसपी और धरना के दौरान मारे गए 750 किसानों के लिए मुआवजे की हमारी मांग को स्वीकार करेगी तो हम तुरंत घर चले जाएंगे। हालांकि तमाम खबरों के बीच सरकार के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर के किसान नेताओं ने संयुक्त बैठक कर 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना को स्थगित कर दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा व बसपा मिलकर भाजपा पर पड़ सकती हैं भारी सी वोटर सर्वे में 46% वोट मिलने का अनुमान। जी हां दोस्तों, यूपी इलेक्शन 2022 को लेकर कराए गए सर्वे में बीजेपी बेशक सबसे बड़ा दल बनकर उभर रहा है, लेकिन सपा बसपा मिल जाए तो उसे चारों खाने चित करने की स्थिति में दिख रही है। पिछले चुनाव में दोनों मिलकर लड़े थे, लेकिन फिर भी उनका वोट परसेंट बीजेपी के मुकाबले काफी कम था। 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 की असेंबली में बीजेपी 325 सीटें लेकर पहले नंबर पर रही थी। सपा को 54 तो बसपा को केवल 19 सीटें ही मिल सकी थी। चुनाव बाद दोनों का गठजोड़ भी टूट गया था। इस बार के साप्ताहिक सर्वे में सपा बसपा को 46% वोट मिलने का अनुमान है। अगर सपा के साथ कांग्रेस का वोट शेयर भी जोड़ दिया जाए तो भी बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है। वोटर सर्वे में बीजेपी को 40 तो सपा को 32% वोट मिलते दिख रहे हैं। बसपा को 14, कांग्रेस को 8 और अन्य को 6% वोट मिलने का अनुमान है। बीते 20 नवंबर के आंकड़ों से तुलना की जाए तो बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला वोट 1% कम हो गया है, जबकि सर्वे के आंकड़े के अनुसार कांग्रेस को आज की तारीख में यूपी चुनाव में 8% वोट मिलता दिख रहा है। 20 नवंबर के सर्वे में यह आंकड़ा 7% था, यानी उसकी स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। वोटर सर्वे में माना गया है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान बेहद गर्म है। वोटर ने साप्ताहिक सर्वे के जरिए यूपी की जनता का मूड जाना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगले साल के विधानसभा चुनाव में निषाद समाज भाजपा को हरा देगा, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के एक बयान पर रविवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर आ ही जाती है। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को निषाद समाज चुनाव हरा देगा। सपा प्रमुख यादव ने एक ट्वीट में कहा, भाजपा की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर आ ही जाती है। स्वर्गीय फूलन देवी जी के खिलाफ अपशब्द बोलकर भाजपा प्रवक्ता ने संपूर्ण निषाद समाज का घोर अपमान करने की कोशिश की, परंतु सपा के प्रवक्ता ने उनकी बोलती बंद कर दी। यादव ने अपने ट्वीट में एक चैनल की बहस का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मिर्जापुर से 2 बार समाजवादी पार्टी की सांसद रही फूलन देवी को डकैत कहते सुने जा रहे हैं और उनके विरोध में सपा प्रवक्ता इसे महिलाओं का अपमान बता रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब टेट का पेपर लीक, प्रदेश भर में परीक्षा रद्द, मेरठ एसटीएफ ने 23 लोगों को उठाया, पूछताछ जारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक होने की आशंका में निरस्त कर दी गई है। एसटीएफ इस मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि दोनों पालियों की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं कि 1 महीने के भीतर दोबारा टीईटी परीक्षा कराई जाएगी। एप्लीकेंट्स को इसके लिए फीस दोबारा नहीं देनी पड़ेगी।
आपको बता दें कि यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा 2 पालियों में 2554 केंद्रों पर 28 नवंबर को प्रस्तावित थी। पहली में 12,91,628 और दूसरी पाली में 8,73,553 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसे लेकर गुरुवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने समस्त मंडल के कमिश्नर और जनपदों के जिलाधिकारी, प्रशासनिक अफसर, पुलिस आयुक्त, एसएसपी और जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। पहली बार परीक्षा केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखने का प्लानिंग की गई थी। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया। जानकारी के मुताबिक सॉल्वर गैंग से जुड़े शामली निवासी मनीष उर्फ मोनू, रवि पुत्र विनोद, धर्मेंद्र पुत्र कुंवरपाल समेत 23 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ कई अन्य जगह छापेमारी कर दर्जनों को हिरासत में लेकर एसटीएफ पूछताछ कर रही है। एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर पेपर लीक किया गया था। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा में व्हाट्सएप ग्रुप पर एग्जाम का पेपर वायरल हुआ था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में भाजपा नेता ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रचार सचिव अरुण के छिब्बर ने उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाते हुए शनिवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की घोषणा की। छिब्बर 65 ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वो पार्टी के साथ 40 साल से भी ज्यादा वक्त से जुड़े रहे हैं, पूरे समर्पण और निष्ठा से काम किया है। छिब्बर ने कहा, अप्रैल 1980 में भाजपा की स्थापना के समय से ही मैं इससे जुड़ा हुआ था और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने कभी अपने परिवार की परवाह नहीं की और देश की सेवा करने के पार्टी के एकमात्र लक्ष्य से प्रभावित रहा। स्नातकोत्तर छिब्बर ने कहा कि उन्होंने सरकारी नौकरी से ज्यादा तवज्जो भाजपा को दी और पार्टी नेतृत्व के हिसाब से हर स्तर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। उन्होंने दावा किया, पिछले कुछ साल तक जब तक हम जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं थे, हम शक्तिशाली हुआ करते थे और अपने स्तर पर जनता की समस्याएं सुलझाया करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद से हम जनता के साथ अपना संपर्क खोने लगे। छिब्बर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नए लोगों के शामिल होने से बढ़ रही है, लेकिन पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले पुराने लोगों की उपेक्षा की जा रही है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की एक और मांग के आगे झुकी सरकार, अब पराली जलाना नहीं माना जाएगा अपराध। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के चुनाव क्या सिर पर आए, सरकार ने तो हार के डर से किसानों के सामने घुटने ही टेक दिए। 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब सरकार ने किसानों की एक और मांग स्वीकारते हुए पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध मुक्त करने की मांग की थी, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाला विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने और घर लौटने का भी आग्रह किया। बता दें कि किसान संगठनों ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध मुक्त करने की मांग की थी। भारत सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधीकरण, शून्य बजट खेती और एमएसपी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। उन्होंने कहा कि इस समिति के गठन से एमएसपी पर किसानों की मांग पूरी हुई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के सीएम के तौर पर किसे सबसे ज्यादा पसंद करती है जनता, सवे में योगी अखिलेश के बीच इतना है फासला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे सभी राजनीतिक पार्टियां यूपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। सभी राजनीतिक दल आम जनता के बीच अपनी पहचान बनाने में लगे हैं। एक ओर से जहां सत्ता पर काबिज पार्टी उद्घाटन और निर्माण कार्यों का शिलान्यास कर चुनावी मैदान में अपने प्रचार की रफ्तार तेज कर दी है, तो वहीं विपक्ष में बैठे दलों की ओर से सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि सभी को ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर जनता यूपी की कमान किसके हाथों में सौंपेगी। क्या फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो पाएंगे या जनता अन्य विपक्षी दल को इस बार मौका देगी? इस सवाल का जवाब अपने पाठकों तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर सर्वे किया, जिसमें सीएम की पसंद को लेकर अहम आंकड़े सामने आए हैं। इसमें जनता ने बताया है कि वे किसे यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेगी। बता दें कि पिछली बार के सर्वे में भी योगी आदित्यनाथ को 43% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया था। वहीं अखिलेश यादव को इस बार 32% लोगों ने सीएम पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया है, जो कि पिछली बार के सर्वे में 31% था। वहीं मायावती को मुख्यमंत्री के तौर पर 15% लोग देखना चाहते हैं, जो कि पिछली बार ये आंकड़ा सिर्फ 5% था। प्रियंका गांधी को यूपी की सीएम के रूप में 4% लोग देखना चाहते हैं, जो कि पिछले सर्वे में ये आंकड़ा 5% था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संसद तक ट्रैक्टर मार्च टाला है।
खत्म नहीं किया। किसानों ने चेताते हुए कहा, बातचीत की टेबल पर आए सरकार। जी हाँ दोस्तों, किसानों ने 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। आज सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की मीटिंग में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार ने 29 नवंबर को संसद में बिल लाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का भरोसा दिलाया है। इन सबको देखते हुए हमने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया है। एसकेएम नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत की मेज पर लौटना पड़ेगा। बगैर एमएसपी के किसान वापस नहीं जाएंगे। एसकेएम नेताओं ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाने, शहीद किसानों की स्मृति में शहीद स्मारक के लिए जगह देने समेत अन्य मसलों पर सरकार बात करे। किसान नेताओं ने साथ ही ये भी साफ किया कि उन्होंने 29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च टाला है, इसे खत्म नहीं किया गया है। सरकार को चेतावनी देते हुए किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी पर अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। किसान नेताओं ने ये भी कहा कि आकाशवाणी से काम नहीं चलेगा, सरकार को बातचीत की मेज पर आना ही पड़ेगा। गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ की किसान महापंचायत से पहले ये कहा था कि 26 नवंबर तक के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अपने तय समय पर ही होंगे। राकेश टिकैत ने साथ ही ये भी कहा था कि संसद तक ट्रैक्टर मार्च को लेकर फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 29 नवंबर तक प्रस्तावित संसद तक ट्रैक्टर मार्च को स्थगित करने का फैसला कर लिया गया है। आंदोलन कर रहे किसानों की ओर से संसद तक ट्रैक्टर मार्च स्थगित करने का फैसला उस दिन लिया गया है जिस दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की 2 अन्य मांगों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया और किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती और एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इससे किसानों की एमएसपी को लेकर कमेटी की मांग भी पूरी हो जाती है। हालांकि किसान नेताओं ने इसके जवाब में ये कहा था कि सरकार बताए कि एमएसपी को लेकर कानून कब बनाएगी।